हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो कल तक हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी के बारे में महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से पूरा मेंस लेवल का साथ में प्री लेवल का पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके उत्तराधिकारी जो कि गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो के बारे में देख लिया था। तो सब कुछ देखकर आज हम लोग मोहम्मद गोरी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है, मोहम्मद गोरी, उसके बारे में पूरा अच्छे से आज देखेंगे डिटेल्स में। तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंस रिलेटेड साथ में प्री का वीडियो देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा अभी तक का पूरा वीडियो देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। उससे पहले महमूद के उत्तराधिकारी को देखते हैं। तो महमूद के मृत्यु के बाद उसका एक बड़ा पुत्र जिसका नाम था क्या, मसूद। तो मसूद गद्दी पर बैठता है, लेकिन जो तुर्की थे जिनका नाम सल्जुक तुर्की थे, उन्होंने क्या किया, उसको परास्त करके उसको हटाया, और हटाने के प्रयास में उसको उसके बड़े भाई को सौंप दिया, जिसका उसने वध कर दिया। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं आपके मादूद। तो मादूद के बाद फिर आगे ऐसे ही क्रम चलता रहा, शक्तियाँ क्षीण होती गईं, और बाद में आपके अंतिम शासक बने मलिक खुसरो। लेकिन इन्हीं के बीचों में दो नए राज्य उभरे, क्योंकि इनकी जो शक्तियाँ थी वो दुर्बल हो चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी, और इन्हीं के बीच में दो नए राज्य उभरे जिनका नाम था क्या, एक थे आपके ख्वारिज्म वंश जो कि पश्चिम में, और गोर वंश जिसमें आपको मोहम्मद गोरी दिखेंगे वो कि पूरब में। तो ये दो वंश उभर कर आए इनकी दुर्बलता के कारण। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग स्टार्ट से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी के बारे में। तो देखते हैं एक एक करके। तो महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया, उसने इतना अधिक लूट मार किया, धन की लूट की, कि भारत को एक आर्थिक रूप से दुर्बल और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया। किसने? महमूद गजनवी ने भारत को। और इसी का लाभ उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का विचार बनाया और भारत पर आक्रमण किया और मुस्लिम को स्थापित किया भारत में। तो उसके बारे में देखेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया था, और उसने उत्तर पश्चिम सीमा तक तुर्क राज्य स्थापित कर दिया था, परंतु भारत में तुर्क राज्य को स्थापित ना कर सका, जिसके कारण उसका जो पूरा का पूरा कंप्लीट दायित्व निभाया किसने? मोहम्मद गोरी ने पूरा का पूरा पूर्ण किया। तो बात याद रखिएगा, क्योंकि जो गजनी था उसका मेन उद्देश्य जो था वो धन की प्राप्ति करना था, ना कि इस्लाम धर्म का प्रचार या विस्तार करना था। वो सिर्फ धन की प्राप्ति की लालच में ही भारत पर आक्रमण करता था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा, तो उसका मेन उद्देश्य ही था धन की प्राप्ति। जबकि मोहम्मद गोरी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? भारत में अपने साम्राज्य को विस्थापित करना, साम्राज्य स्थापित करना, और उसका प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था किसका? महमूद गोरी का। तो चलिए देखते हैं गोरी के बारे में। पहले गोर कौन थे उसके बारे में देखते हैं। तो गोर जो थे वो तुर्कों का संसवनी वंश था, जो पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बसे थे। तो ये संसवनी वंश से संबंधित है, या गोर वंश आप लोग कह लीजिएगा, जो कि पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में आकर बसे, और इन्हीं को गोर कहा गया, गोर वंशज कहा गया, जिसमें आपको मोहम्मद गोरी और आपके गियासुद्दीन जो कि मोहम्मद गोरी के बड़े भाई हैं उनका नाम मिलेगा। तो उन्हीं के बारे में सब कुछ देखना है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या थीं, गोर वंश की विशेषताएं क्या थीं, क्या प्रमुख इनकी विशेषताएं हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो प्रमुख जो पेशा हुआ करता था गोरों का वो कृषि हुआ करता था। प्रमुख पेशा कृषि हुआ करता था, परंतु वह अच्छी नस्ल के घोड़े, साथ घोड़े का पालन, साथ साथ अच्छे शस्त्र तैयार करने के लिए भी अधिक विख्यात थे। तो कृषि तो करते थे, लेकिन उनकी घुड़सवारी में जो अच्छे नस्ल के घोड़े हुए थे, जिनकी वजह से वो भारत में जीतते गए, साथ में शस्त्र अच्छे क्वालिटी के अच्छे हथियार तैयार भी करते थे। आगे देखें तो गजनी ने गोर को जीतकर वहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। किसने? गजनवी ने गोर को जीतकर। तो गजनवी ने गोर को जीतकर किया था परिवर्तित। पहले वो क्या थे? बौद्ध मतावलंबी थे। तो इससे पहले वो बौद्ध मतावलंबी थे। इसके बाद क्या किया? इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था। तो ये बात याद रखिएगा।
आगे है शिहाबुद्दीन उर्फ क्या, तो शिहाबुद्दीन का नाम है मोहम्मद गोरी, तो याद रखिएगा शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी ने 1173 से 74 ईस्वी में गिज तुर्कों से गजनी को छीन लिया था। तो गजनी पे उस समय जो शासक करते थे आपके, वो थे आपके कौन, तो गजनी वंश के अंतिम शासक मलिक खुसरो जी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तो शिहाबुद्दीन उर्फ गोरी ने अंततः 12वीं शताब्दी में यानी कि 1175 में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। अभी देखेंगे सारा डिटेल में। तो शिहाबुद्दीन उर्फ गोरी ने 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर आक्रमण किया और अपने राज्य की स्थापना की। इसके बारे में पूरा का पूरा अच्छे से देखेंगे डिटेल में। देखते हैं मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के कारण क्या थे, किस कारण मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। जैसे हम लोगों ने देखा कि महमूद गजनबी के समय भारत पर आक्रमण महमूद गजनबी ने क्यों किया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस पर प्रभाव क्या पड़ा, उसके सफलता के कारण क्या हुए और उसके चरित्र का मूल्यांकन भी हम लोगों ने किया। तो सेम उसी तरह से मोहम्मद गोरी के बारे में भी देखेंगे। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण का कारण क्या था, तो महमूद गजनबी के आक्रमण का कारण तो धन की प्राप्ति था। हालांकि इसके भी उद्देश्य धन की प्राप्ति भी है, लेकिन जो मेन कारण था उसके बारे में देखते हैं। तो महमूद गजनबी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसका एक प्रमुख लक्ष्य था। तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख लक्ष्य था। उस युग के सभी शासक शक्तिशाली और सम्मान की लालसा से राज्य विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि जो प्रेजेंट समय में जो चल रहा था सन 12वीं शताब्दी, उस युग में सभी जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे वो सम्मान की लालसा से राज्य विस्तार करना चाहते थे। कोई भी हो, चाहे वो राजपूत हो, सभी अपना सम्मान स्थापित करना चाहते थे। वही उनको श्रेष्ठ और महान प्रदान करता था। गोरी को भी एक लक्ष्य यह था कि हमें महानता मिले, एक महान शासक बनूं, सम्मान मिले मुझे। तो उसके लिए उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने की विचार बनाया। अगला पॉइंट क्या है, अगला है कि गजनवी और गौर वंश में वंशानुगत शत्रुता चली आ रही थी। तो गजनी हो और गौर वंश हो, आपस में उनका बचपन से क्या हुआ था, वंशानुगत शत्रुता थी उन दोनों के बीच में। उस समय पंजाब में किसका राज्य था, तो गजनी वंश का राज्य हुआ करता था। तो पंजाब में गजनी वंश का राज्य हुआ करता था। तो इसके लिए भी मोहम्मद गोरी ने सोचा कि पंजाब पर हम अपनी अधीनता करेंगे, अपना लक्ष्य बनाया उसको अपने आधिपत्य में करने के लिए। तो इसलिए भी उसने युद्ध का निर्णय लिया। एक ये लक्ष्य हुआ सकता है कि वो पंजाब को क्या करना चाहता था, अपना स्वाभाविक अधीनता मानता था, अपना क्या करना चाहता था, उसको अपने अधिकार में करना चाहता था मोहम्मद गोरी, इसलिए उसने आक्रमण किया। एक लक्ष्य ये लिख सकते हैं आप। कारण, नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि ख्वारिज्म वंश जो कि पश्चिम में उनका शासन हुआ करता था, तो पश्चिम की ओर गौर वंश के राज्य के विस्तार को ख्वारिज्म शासकों ने रोक रखा था। तो मोहम्मद गोरी के पास कोई एक दूसरा कोई विस्तार करने का वो नहीं था, अतिरिक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था कि आखिर में वो क्या करे जाए, क्योंकि पश्चिम में उसको ख्वारिज्म शासकों ने रोक रखा था। तो उसको मात्र एक ही चीज़ दिखा क्या, कि पूरब में वो विस्तार करे, भारत की ओर उसकी संभावना दिखी कि भारत की ओर हम विस्तार करें, क्योंकि पश्चिम में हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसके शक्तिशाली राज्य शासक ख्वारिज्म शासक करते थे वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि गोरी को धर्म विस्तार और धन की भी लालसा थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसको धन की भी लालसा थी, विस्तार भी चाहता था। तो ये भी जहाँ तक है कुछ हद तक सही है। आगे देखते हैं, और भी कारण आप देख सकते हैं, आपके मन में विचार आए, आप कहीं पर सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, अलग अलग बुकें पढ़िए, आप लोग हरिश्चंद्र की पढ़िए, सतीश चंद्रा की पढ़िए, LP शर्मा की पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़िए, आराम से आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत की स्थिति क्या थी उस समय, गोरी के आक्रमण के समय। उस समय कश्मीर में किसका शासन था, चौहान वंश कौन थे उस समय, कश्मीर में चौहान वंश। इसके बाद कन्नौज में किसका शासन था, पाल वंश, सेन वंश, चालुक्य वंश। इन सब में कहाँ कहाँ पर किसका शासन था उस समय, किसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। तो गजनी का जो हुआ था अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों की विरुद्ध हुआ था। तो जाटों को जो कि
1025 में जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो बीच में जाटों ने उसको तंग किया था, उसको परेशान किया था, और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गजनवी वापस भारत आता है और जाटों को युद्ध में परास्त करता है। तो उसका जो अंतिम युद्ध हुआ करता था, अंतिम आक्रमण था, वो क्या था 1027 में। और मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ वो हुआ 1175 में मुल्तान के खिलाफ। तो इन दोनों के बीच कितना अंतराल आया? 148 वर्षों का, ध्यान में रखिएगा, 148 वर्षों का अंतराल आया इन दोनों के बीच में। परंतु तब भी भारतीयों ने महमूद के आक्रमण से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती भारतीयों की है, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो कोई भी शासक हों। उन्होंने क्या किया? कभी भी प्रयत्न नहीं किया इतने बड़े अंतराल में, 148 वर्षों के अंतराल में उन्होंने क्या किया? कभी भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि महमूद गजनवी से हमने हारा क्यों, उसका कारण क्या था, उसको हम अपने सुधार करने का प्रयत्न करें, वो भी नहीं किया। सबसे बड़ी गलती ये हुआ महमूद गोरी से हारने का। देखते हैं आगे क्या हुआ। 148 वर्षों का अंतराल में भी तब भी भारतीयों ने कुछ भी सीखने का क्या किया? प्रयत्न नहीं किया, कुछ भी नहीं सीखने का प्रयत्न किया, जैसे कि तैसे भारतीय बने रहे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतीयों के लिए। आगे देखते हैं कि निसंदेह इसमें कुछ राजपूत वंश बहुत सम्मानित और शक्तिशाली थे। निसंदेह ये बात तो सही है कि गुर्जर प्रतिहार वंश जैसे थे, ये सभी वंश क्या थे? आपके शक्तिशाली थे, सम्मान के लायक थे ये सभी। लेकिन पॉइंट तो यहाँ पर है क्या कि आपसी प्रतिस्पर्धा एवं वंशानुगत झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे। ये लोग आपस में ही भिड़े रहते थे, आपस में ही क्या करते थे? संघर्ष करते रहते थे, अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, आपस में झगड़े करते थे, युद्ध किया करते थे, जिसके कारण ना तो वह अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकें और ना ही क्या कर सकें। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब खुद ही में युद्ध करोगे तो दूसरों का क्या कर सकोगे? तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ना ही वे अपने राज्य का हितार्थ कर सके, तो अपने राज्य के हित में भी कुछ ना कर सकें, क्योंकि वह खुद ही जब आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो अपने राज्य का विस्तार क्या करेंगे? अपने राज्य का हित क्या करेंगे? तो पॉइंट क्या हुआ है? परिणाम स्वरूप ना ही वे अपने राज्य का हितार्थ कर सके और ना ही एक होकर विदेशी शत्रु थे जो मोहम्मद गोरी था उसका मुकाबला कर सकें। तो ये मेन डिसएडवांटेज है। क्या किया जाए? अगला पॉइंट देखते हैं। स्थिति के बारे में ही देख रहे थे हम लोग, तो स्थिति में अब हम अगले देखेंगे कि क्या क्या स्थिति थी। अभी मैप्स के जरिए पूरा का पूरा विस्तार से देखेंगे, क्योंकि मैप बनाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग किसी भी टॉपिक को लिखिए, जैसे मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो मोहम्मद गोरी कहाँ का वंशज था, किस वंश से आया था, कहाँ तक आया, किस जगह पर आक्रमण किया, कैसे विस्तार किया, इन सभी को आप मैप से भी बनाकर दिखा सकते हैं ताकि आपको नंबर अच्छे से अच्छा मिले। चलिए देखते हैं स्थिति के बारे में। तो उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा ध्यान में रखिएगा, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम दक्षिण क्या क्या है, पश्चिम पूर्व क्या है। तो उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब, तो यहाँ पर आपको सिंध देखने को मिलेगा, मुल्तान और पंजाब, तो इन सभी पर मुसलमानों का राज हुआ करता था उस समय। और कौन कौन से शासक थे तो उनके बारे में देखते हैं। तो सिंध में या सिंध पर सुमर जाति के शिया मुसलमान रहते थे। तो सिंध में सुमर जाति के शिया मुसलमानों का शासन हुआ करता था उस समय। और मुल्तान में करमाथी, या आपको करमाथी कहीं पर लिखे मिलेगा, कहीं पर आपको कारमेथियन जाति का शासन हुआ करता था। कहाँ पर? मुल्तान पे। और पंजाब पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसी पर उसने पूरा का पूरा अधिकार करके पूरे गजनी वंश को वहाँ से समाप्त कर दिया था। तो पंजाब में गजनी वंश के शासक जो कि अंतिम शासक थे खुसरो शाह, जिसको मलिक खुसरो कहा जाता है, वो शासन करते थे, जिनको हरा कर क्या क्या वहाँ से भगा दिया मोहम्मद गोरी ने। आगे देखते हैं मैप के जरिए ये क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य हुआ करते थे उस समय। तो पेशवा, लाहौर, मुल्तान, सिंध, पंजाब, गजनी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं कश्मीर, तो यहाँ सब पे राज हुआ करता था। मुल्तान पे हमने बताया किसका राज्य था, पंजाब पे आपके गजनी वंश का था। ठीक, तो ये सब हमने देखा। अब देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो चौहान,
वंशों का दिल्ली अजमेर पे शासक हुआ करता था। किसका? चौहान वंशों का। और चौहान वंश के एक महान शासक जिनका नाम सभी को पता होगा, शायद ऐसा कोई भी नहीं हो जिसका नाम पता ना हो, पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज द्वितीय के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर तृतीय लिख लीजिएगा, गलती से द्वितीय लिखा गया है। इनको राय पिथौड़ा जी कहा जाता है, तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति माने जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने सीमावर्ती राज्य जितने होते थे, जितने इनके सीमावर्ती थे, चंदेल थे, परमार थे, गुजरात के जो शासक थे, दिल्ली अजमेर, जितने भी सीमावर्ती शासक हुआ करते थे, उनको इन्होंने क्या किया? पराजित करने का सोचा, शत्रुता मोल ली, सभी से शत्रुता मोल ली। जिससे इनको क्या हुआ? चंदेल से लिया, चंदेल के शासकों ने कभी क्या किया? गाहड़वाल से लिया, गाहड़वाल के शासक जयचंद से शत्रुता मोल ली, जिनका इनको क्या हुआ? दुर्भाग्यवश इनको सहायता नहीं मिला था। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में गाहड़वाल के जयचंद्र ने इनको सहायता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये खुद ही उनसे दुश्मनी मोल रखे थे। तो दुश्मनी यदि पड़ोसियों से करोगे तो क्या होगा? पड़ोसी से यदि दुश्मनी करोगे तो आपका जब कभी आवश्यकता पड़ेगा तो कभी भी आपको मदद के लिए नहीं आएंगे। यही कारण है कि भारत भी क्या करता है? अपने पड़ोसी देश को क्या करता है? हमेशा अच्छे चीज़ें, कोई भी परेशानी हो, कहीं पर भी कुछ संकट हो, आर्थिक संकट हो, सैनिक संकट हो, तो भारत तत्पर रहता है सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के यदि पड़ोसी देश अच्छे रहेंगे, स्वभाव में अच्छे रहेंगे, उनका संबंध हमारा जो अच्छा रहेगा, तो अगल बगल के देश भी क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं भारत पर कुछ करने के लिए। तो आपका पड़ोसी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उससे दुश्मनी लेना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता था, जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए सिद्ध हुआ। तो देखते हैं, गाहड़वाल वंश के शासक चौहान, कन्नौज में गाहड़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री का नाम था संयुक्ता। तो जयचंद को परास्त करके क्या किया था? जबरदस्ती पृथ्वीराज चौहान ने उसकी पुत्री संयुक्ता से विवाह कर लिया था। तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गुजरात में आपके काठियावाड़ और चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। चालुक्य और काठियावाड़ गुजरात में शासन करते थे, जिनकी राजधानी हुआ करती थी क्या? अनिलवाड़ा। तो अनिलवाड़ा राजधानी हुआ करती थी, या पाटन कहा जाता था। और शासक हुआ करते थे मूलराज द्वितीय, महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार परास्त किया था मोहम्मद गौरी को। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मूलराज द्वितीय शासक हुआ करते थे कहाँ पर? चालुक्य में। तो गुजरात के चालुक्य और काठियावाड़ में, याद रखिएगा। साथ में चंदेल कहाँ? तो खजुराहो के शासक हुआ करते थे। चंदेल बुंदेलखंड में, तो ध्यान में रखना है, बुंदेलखंड में चंदेल शासक, इनका नाम था राजा परमाल देव। तो इनको भी परास्त करके क्या किया गया था? तो इनको भी पृथ्वीराज चौहान ने परास्त करके महोबा छीन लिया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था जयचंद्र को परास्त करके। तो ये सभी पृथ्वीराज चौहान के विजय के। परमार वंश था, पाल वंश और सेन वंश, ये बंगाल में राज्य किया करते थे। उस समय बंगाल में इनका शासन हुआ करता था। लेकिन पाल वंश उस समय अवनति की ओर था, सेन वंश में उस समय वृद्धि हो गया था। और पाल वंश के जो दुर्बल शासक हुआ करते थे, कुमारपाल, महिपाल, ये सभी उस समय शासन किया करते थे। तो पाल वंश उस समय क्या था? अवनति की ओर हुआ करता था, यानी कि उसका जो शासक हुआ करते थे वो बहुत दुर्बल हो चुके थे। काकतीय वंश थे, दक्षिण भारत में होसल, चोल, चेर, पांड, इन सभी का राज हुआ करता था। तो ये सभी आपको मैप के जरिए बताना है, क्योंकि आपके पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन शब्दों को आपको छांट के लिखना रहता है, क्योंकि शब्द बहुत कम लिखने रहते हैं। 125 शब्द, 200 शब्द। तो 200 शब्दों में अब यदि आप पूरा विस्तार से लिखेंगे तो आपका समय भी बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा क्या हमने लिखा है। तो मैप को बहुत अच्छे से करना है ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। आगे देखते हैं, सामाजिक दशा देखते हैं उस समय क्या था। तो राजनीतिक दशा देख लिया क्या था उस समय। सामाजिक दशा देखें तो जो गजनवी के समय सामाजिक दशा था, स्त्रियों की अवनति हो चुकी थी। जो मूल धार्मिक था वो उसमें कर्मकांड ने जगह बना लिया था। साथ में मंदिर, शिक्षा, इन सभी पर भोग विलासता, कर्मकांड, ये सभी हुआ करते थे। तो वही स्थिति इस समय भी थी। बस एकमात्र परिवर्तन हुआ कि बदायूं को छोड़कर सारी चीज़ें वही थी। बदायूं में मुसलमानों ने छोटी छोटी बस्तियाँ बना ली थी। तो ये सभी हो चुके थे। तो सामाजिक दशा मैंने गजनवी वंश में पूरा का पूरा करा रखा है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग पूरे अच्छे से देख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप चलते हैं
मोहम्मद गोरी के आक्रमण और विजय के बारे में, भारत के विजय के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। कहाँ पर? मुल्तान पर। तो मुल्तान पर आक्रमण करके उसको पहली बार जीता था किसने? तो मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण करके। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फिर आगे उन्होंने सिंध को जीता और सिंध को जीतकर वो आगे का मार्ग प्रशस्त किए, आगे बढ़े और जाकर का गुजरात के शासक जिनका शासन हुआ करता था, कौन? तो गुजरात पर आक्रमण किया किसने? महमूद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, किसी के लिए भी, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। 1178 ईस्वी। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे मूलराज द्वितीय। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार गुजरात में ही मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार गोरी हार हुआ था कहाँ पर? तो गुजरात पर भी। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ, जिनका नाम था नायिका देवी, के नेतृत्व में अबू पहाड़, तो अरावली अबू धाबी, अरावली अबू पहाड़ी के निकट गोरी को परास्त किया था। तो गोरी को प्रथम हार कब मिला था? गुजरात आक्रमण पर 1178 में, यह बात याद रखिएगा। आगे चलकर क्या किया? जब गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा तो गोरी ने अपने पूरे मार्ग को परिवर्तित कर दिया, अपना लक्ष्य परिवर्तित किया, मार्ग को परिवर्तित किया और इसके बाद आगे चलकर पंजाब पर आक्रमण करने को सोचा। तो गोरी मार्ग बदलकर पंजाब की तरफ बढ़ा, जहां पर मलिक खुसरो, जो कि गजनी वंश का अंतिम शासक था, उससे मुकाबला किया और जीत हासिल की। तो उससे मुकाबला कर जीत हासिल की। तो यहीं से गजनी वंश का सत्यानाश होना शुरू हुआ। आगे देखते हैं, 1179 ईस्वी में पेशवा को जीता। आगे चलकर तो आक्रमण को हम लोगों को ज़्यादा विस्तार में नहीं जानना है, क्योंकि हमें तराइन का युद्ध देखना है और चंदावर युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये सभी युद्ध इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हो चुका था मेंस के लिए वो हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी के चरित्र और मूल्यांकन उसका करेंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और राजपूतों का हारने का कारण क्या हुआ, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो 1185 में सियालकोट को जीता और वापस चला गया। तो 1185 में सियालकोट को जीत कर क्या किया? मोहम्मद गोरी वापस चला गया गोरवंश। आगे पुनः वापस आया 1186 में, उसने लाहौर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। तो लाहौर पर आक्रमण क्या किया? उसको जीत लिया। और लाहौर पर आक्रमण करके पूरा का पूरा जीतने के बाद उसे संपूर्ण पंजाब पर गोरवंश का क्या हुआ? अधिकार हो गया। यानी कि मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और गजनी राजवंश का क्या हुआ? यहीं से पूरा समापन हो गया। तो गजनी वंश के अंतिम शासक मलिक खुसरो का यहीं से काम खत्म हुआ और पूरे के पूरे पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन हो गया। लेकिन क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जो था, जो उसके गुलाम थे, उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सारी चीज़ें उसी को सौंप कर उसी के दायित्व में अपना वापस चला जाता था हमेशा। तो सारी जिम्मेदारियां कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ जाती थी। आगे देखते हैं, 1188 में वह आया और इसके बाद सीमावर्ती किले भटिंडा को जीता। तो पंजाब के जो सीमावर्ती किले हुआ करते थे, जिनका नाम भटिंडा है, उसको जीता किसने? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन क्या हुआ? उसी समय पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़े। तो जीत तो रखा था किसने? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कम नहीं थे, एक महान शासक माने जाते हैं, महान योद्धा माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना लेकर भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़े और उन्हीं रास्तों में भटिंडा के आसपास ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो तराइन के प्रथम युद्ध हुआ 1191 में और तराइन के प्रथम युद्ध में दुर्भाग्यवश यह कहिए कि पृथ्वीराज तृतीय का महानता और महत्वाकांक्षा ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया और मोहम्मद गोरी यहीं पर क्या हुआ? हार गया। तो आपके तराइन के प्रथम युद्ध में ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी का हार होता है। लेकिन आगे क्या हुआ तो उसके बारे में देखते हैं। आगे हुआ क्या? मोहम्मद गोरी का जब हार हो गया तो उसको बहुत बेइज्जती का अनुभव हुआ, अपमान का अनुभव हुआ। तो 1 साल तक कोई युद्ध नहीं किया। 1 साल तक उसने कोई युद्ध नहीं किया, बस अपनी सेना को तैयार करने में, उसको सुदृढ़ करने में लगा रहा।
यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जाकर उसने 1 वर्षों तक अपनी सेना को इतने अच्छे से तैयार किया, अपनी सेना को 1 वर्षों तक इतने अच्छे से तैयार करके 1,20,000 सैनिक को तैयार कर रखा, जिनको अच्छे से घुड़सवारी आती हो। फिर वो गजनी से चला और आया आपके भटिंडा के पास, और तराइन का द्वितीय युद्ध उस समय हुआ 1192 में। 1192 में उस समय पृथ्वीराज चौहान के भी पास भी कुछ लेखकों का कहना है कि इतिहासकारों का उसके पास 5 लाख सैनिक हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मोहम्मद गोरी से कम सैनिक नहीं थे पृथ्वीराज चौहान के पास। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। लेकिन 1 साल की दृढ़ प्रतिज्ञा, 1 साल का संघर्ष मोहम्मद गोरी को विजय दिलाता है, और दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर वो कहाँ लेकर जाता है, तो गौर वंश लेकर जाता है मोहम्मद गोरी। और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान हसन निजाम जी कहते हैं क्या, तो अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना मत है। हसन निजामी जी का जो मत है वो सबसे स्वीकार किया गया है पूरे इतिहास में। वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ अजमेर गए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मौका देकर चौका मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह करने को ठाना, षड्यंत्र रचा। लेकिन मोहम्मद गोरी कम नहीं था, जान गया और उसको वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, मृत्युदंड की सजा दी। तो मृत्युदंड हो गया, पृथ्वीराज चौहान की यहीं पर मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉक्टर DC गांगुली का कहना है क्या कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय न केवल चौहान की साम्राज्यवादी शक्ति को नष्ट किया, बल्कि वह संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी। तो संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी थी क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध, जहाँ से भारत में धीरे धीरे आपकी दिल्ली सल्तनत, मुगल बादशाह सारे के सारे आते रहे और भारत को नष्ट करते गए। तो ये सभी तराइन का द्वितीय युद्ध ही क्या हुआ, मूल कारण बना था। इसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर फिर वापस जाने के बाद फिर वापस आया और इसके बाद दिल्ली को जीता। तो दिल्ली को जीत के 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया, किसने, मोहम्मद गोरी ने। और इन सभी विजित राज्यों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर फिर वापस चला गया। तो सारी जिम्मेदारियां कुतुबुद्दीन ऐबक को जाती हुई। आगे देखते हैं उस समय इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपना संघर्ष करता रहा, छोटे छोटे राज्यों को जीतता रहा, दबाता रहा, ताकि कोई भी राज्य उभर के ऊपर ना आ सके। और अंततः फिर 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक फिर वापस भारत आता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है। और उस समय कन्नौज के राजा, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र थे। और जयचंद्र को क्या किया, और जयचंद्र ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि उसकी पुत्री से जबरदस्ती विवाह किए थे, संयोजिता से, इसलिए जयचंद्र ने साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जयचंद्र को भी छोड़ा नहीं, किसने, मोहम्मद गोरी ने। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, ध्यान में रखिएगा। सारे युद्ध आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के लिए तो याद ही रखना है। तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, लेकिन जयचंद की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी का विजय होता है इसमें भी। तो 1194 में कन्नौज के शासक, या कह लीजिए गढ़वाल के शासक जयचंद्र पर आक्रमण करने के बाद, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में यदि सबसे शक्तिशाली राज्य कोई होता था उस समय, तो वो थे आपके कन्नौज के राजा ही। जयचंद्र भी उस समय शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन युद्ध में परास्त करके गोरी ने इस पर भी अधिकार कर लिया। और आगे चलकर क्या हुआ, जब आपका यहाँ तक का कन्नौज तक का आपने पूरा का पूरा मैप में देखा है कन्नौज कहाँ पर है, जब कन्नौज तक उसने पूरा अधिकार कर लिया तो उसके आगे बिहार और बंगाल के मार्ग को क्या हुआ, प्रशस्त हो गया। बिहार और बंगाल में आक्रमण करने का मार्ग पूरा का पूरा ओपन हो गया। लेकिन दुर्भाग्य बस क्या है कि न कुतुबुद्दीन ऐबक न मोहम्मद गोरी की कभी सोच भी यहाँ तक नहीं गई कि हमें बिहार और बंगाल पर भी आक्रमण करना है। और उसी का फ़ायदा लेकर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था, जहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस करके लूट मार किया था, इसने बख्तियार खिलजी ने। उसके बारे में भी देखेंगे। आगे देखते हैं। तो 1195 से 1196 ईस्वी में पुनः भारत आकर उसने क्या किया, बयाना और ग्वालियर को जीता। तो बयाना और ग्वालियर को जीता, लेकिन ग्वालियर को जीतने से पहले क्या हुआ, वहाँ के शासक जिनका नाम था सुलक्ष्मण पाल ने क्या किया, संधि कर ली थी मोहम्मद गोरी से, क्योंकि ये भी एक शक्तिशाली राजा माना जाता था।
और उसने क्या किया, संधि किया। संधि करने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस जा रहा था भारत से, तो उसने क्या किया, बयाना पर तो अधिकार कर लिया था, और बयाना के शासक जिनका नाम था तुगरिल, तो बयाना के सूबेदार तुगरिल को क्या किया, जिम्मेदारी सौंप कर जाता है कि आपको ग्वालियर को जीतना है। और 1.5 वर्षों के संघर्ष के बाद बयाना के सूबेदार जिनका नाम था तुगरिल ने क्या किया, ग्वालियर को भी जीत लिया। किसके आदेश पे, तो गोरी के आदेश पे। तो ये थे पूरे के पूरे युद्ध। यहाँ तक पूरा का पूरा गोरी का युद्ध था, गोरी का आक्रमण था भारत पे। उसने कैसे कैसे वाराणसी पर भी उसने अधिकार कर लिया था। साथ में ऐबक ने तो बदायूं को जीता, छोटे छोटे राज्यों को ऐबक ने जीता। ऐबक भी एक महान योद्धा माना जाता है। बुंदेलखंड को उसने जीता, चंदेल राजा परमेल को भी, और ग्वालियर की कलिंजर को भी इसने जीता था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महोबा, खजुराहो, इन सभी पर अधिकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उनके बारे में स्टार्ट करेंगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बंगाल और बिहार पर भी पूरा का पूरा अधिकार किया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा युद्ध समाप्त हो चुका है। आगे चलकर क्या हुआ, तो आगे चलकर धीरे धीरे पूरे के पूरे गोरियों ने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया हर जगह। दक्षिण पश्चिमी बंगाल में अधिकांश भाग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। धीरे धीरे सभी पर अधिकार बनता गया। और ये थे पूरे के पूरे गोरी का पूरा व्यक्तित्व, गोरी का पूरा युद्ध। लेकिन अंततः क्या हुआ था गोरी का, यहाँ सब जीतने के बाद गोरी सोचता है कि अब हम ख्वारिज़्म वंश पर भी आक्रमण करते हैं। लेकिन उसको नहीं पता कि ख्वारिज़्म वंश वाले कितने मजबूत हैं, कितने महत्वाकांक्षी हैं, और गोरी को भी हरा देते हैं। फिर गोरी क्या होता है, अपमानित होकर वापस आता है और 1205 में पुनः भारत पर आक्रमण करने को सोचता है। तो पुनः भारत पर आक्रमण करने को सोचता है, लेकिन खोखरों ने उसका मुकाबला किया। हालांकि खोखरों की हार हो जाती है। उसके पश्चात गोरी लाहौर पहुंचता है और क्या करता है, वापस जाता है। लेकिन मार्ग में ही सिंध नदी के तट पर क्या होता है, उसको क्या हुआ, कुछ लोगों ने 15 मार्च 1206 ईस्वी में उसका कत्ल कर देते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खोखरों ने ही किया था। और वहीं पर क्या हुआ, 1206 में भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो ये थे पूरे के पूरे गोरी के बारे में। अब हम कल देखेंगे मोहम्मद गोरी के चरित्र और मूल्यांकन के बारे में। राजपूत किस कारण से हार जाते थे, क्या कारण था, उन सभी के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एवरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आप MCQ भी लगा सकते हैं। सभी चीज़ें हम लेक्चर डालते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।